नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज पोन्नियिन सेल्वन भाग 2 का रिव्यू। पोन्नियिन सेल्वन मणिरत्नम की फिल्म है और 7 महीने पहले हमने पोन्नियिन सेल्वन भाग 1 देखी थी। यह उसी का सीक्वल है। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पिछली बार खत्म हुई थी। बात आगे करने के पहले मैं चाहूँगा कि आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब करते रहें, घंटी बजा दें और हाँ, मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो बाय मी कॉफ़ी लिंक पर जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें। पोन्नियिन सेल्वन भाग 2। हम सभी जानते हैं कि कल्कि कृष्णमूर्ति के नॉवेल पर आधारित यह फिल्म दक्षिण में तहलका मचा चुकी है। इसका पहला भाग वहाँ काफ़ी पसंद किया गया। अफसोस पहला भाग उत्तर भारत में खासकर हिंदी दर्शकों के बीच उतना नहीं पसंद किया गया। उम्मीद है दूसरा भाग पसंद किया जाएगा। मेरी आपसे गुजारिश होगी, एक आग्रह होगा कि अगर आप इस फिल्म का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो पहले भाग की कहानी को थोड़ा सा पढ़ लें। उसके बाद आगे की कहानी की लकीरें आप पकड़ पाएंगे, उनके सूत्र जोड़ पाएंगे। इससे फिल्म को समझने में भारी मदद मिलेगी। हाँ, मेरा सुझाव रहेगा मणिरत्नम जी और उनकी टीम से कि अगर पोन्नियिन सेल्वन भाग 3 ले आते हैं तो उसमें कैरेक्टर प्रोमो जरूर चलाएं या कैरेक्टर पोस्टर जरूर चलाएं, ताकि जो गैर तमिल दर्शक है वे इन किरदारों से परिचित हो सकें, उन कलाकारों से उनको जोड़कर देख सकें। वैसे भाग 2 में ही अनेक मुख्य कलाकारों की किरदारों की हत्या हो चुकी है, तो अब मालूम नहीं पोन्नियिन सेल्वन भाग 3 में क्या होगा। पोन्नियिन सेल्वन भाग 2 नंदिनी की कहानी है। नंदिनी यानी ऐश्वर्या राय बच्चन। यहाँ नंदिनी की माँ मंदाकिनी की भी जानकारी मिलती है। मंदाकिनी का चोल राजवंश से कोई रिश्ता है जो अभी तक सुलझा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें भेद खुलता है और धीरे धीरे हम सारी चीजें जानते हैं। यह फिल्म कई रहस्यों को उद्घाटित भी करती चलती है। साथ में राजमहल के अंदर, खुद चोल राजवंश के अंदर जो उठापटक चल रही है वो, उसके अलावा पांड्या राजवंश है, इसके अलावा और दूसरे राजवंश हैं, उनके साथ उनकी जो झड़पें चलती रहती हैं, वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है, वो भी साथ में चलता रहता है। मूल तथ्य ये है कि चोल वंश के राजा अब बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी जगह पे नए राजा को चुना जाना है। समस्या ये है कि किसको चुना जाए। इसमें आदित्य हैं, अरुण हैं और माधुरंतकर हैं। अब इन 3 भाइयों में से किसी एक को ही राजा बनाया जा सकता है। तीनों में से माधुरंत ने शासन को बहुत अच्छी तरीके से संभाला है, विस्तार किया है, लेकिन राजा चाहते हैं अरुण को गद्दी देना। दूसरी तरफ आदित्य और नंदिनी के अपने रिश्ते दिखाए गए हैं। यह फिल्म पिछली फिल्म से आगे बढ़ती है, पिछले भाग से आगे बढ़ती है और अब नंदिनी अपनी योजनाओं में, अपनी साजिशों में सफल होती दिखाई पड़ती हैं। वह पांड्या राजवंश के साथ मिलकर के चोल राजवंश की जड़ें खोदना चाहती हैं, उसे उखाड़ देना चाहती हैं और इसमें उनको सफलता से मिलती दिखाई पड़ती है। फिल्म में पता चलता है कि आखिर होता क्या है और फिर इसका अंत क्या होता है, खास करके दूसरे भाग का। मणिरत्नम की खूबी है कि वे किरदारों और कलाकारों के बीच एक तालमेल बिठाकर चलते हैं और अपनी कहानी को बहुत ही स्पष्ट तरीके से सामने रखते हैं। स्क्रीन प्ले की थोड़ी सी दिक्कत खास करके उत्तर भारत के दर्शकों, हिंदी दर्शकों को हो सकती है, क्योंकि वे इस कहानी से परिचित नहीं है। जैसे कि हम रामायण, महाभारत और दूसरे इतिहास से हम परिचित हैं, वैसा हम चोल राजवंश की कहानी से परिचित नहीं है। यहाँ के किरदारों को हम नहीं जानते, यहाँ के चरित्रों को हम नहीं जानते और फिर वहाँ के कलाकारों से भी हम परिचित नहीं है, इसलिए हम उनके बीच संयोग नहीं बिठा पाते हैं। फिल्म देखते समय भी यह भ्रम बना रहता है कि कौन महत्वपूर्ण है, कौन कम महत्वपूर्ण है, किसकी क्या भूमिका चल रही है, कौन मर गया, कौन जीवित है और किसकी लड़ाई कहाँ तक पहुँची। यह कन्फ्यूजन इसलिए भी बना हुआ है कि हम खुद अनभिज्ञ हैं चोल राजवंश की कहानी से। अगर चोल राजवंश की कहानी
को संक्षेप में पहले से बताया जाता, दिखाया जाता, समझाया जाता, तो शायद इस फिल्म के प्रति हमारी जिज्ञासा ज़्यादा शांत होती। यह चूक तो जरूर हो गई है प्रोडक्शन टीम से। फिल्म के विहंगम दृश्यों में, फिल्म के अंतरंग दृश्यों में मणि रत्नम अपने कैमरामैन के साथ बहुत ही बारीकी और विस्तार के साथ अपनी कहानी को पेश करते हैं, उन किरदारों को पेश करते हैं। युद्ध के दृश्य बहुत ही चित्ताकर्षक है और वहाँ मन लगता है। इस हुजूम के साथ शूट करना अपने आप में कमाल का काम रहा होगा। हालांकि इसमें वीएफएक्स से मदद ली गई होगी, सीजीआई से मदद ली गई होगी, लेकिन उसकी पूरी संरचना, इसमें एक्शन डायरेक्टर को भी बधाई देनी पड़ेगी हमें, इसके अलावा आर्ट डायरेक्टर को भी बधाई देनी पड़ेगी, खास करके कॉस्ट्यूम डिजाइन जिन लोगों ने किया उनको बधाई देनी होगी। इस फिल्म के मेकअप के लिए भी हमें तारीफ करनी पड़ेगी। तकनीकी जानकारियों के समुच्चय से यह फिल्म पूरी हो पाई है और हमारे पास पहुंची है। मैं यहाँ फिल्म के हिंदी संवाद लिखने वाले देव प्रकाश दुबे को ये बधाई दूंगा कि उन्होंने भी बहुत खूबसूरत काम किया है, प्रभावकारी काम किया है। उनके कुछ एक संवाद तो मुहावरे बन सकते हैं अगर उस पर थोड़ा सा काम किया जाए, उसका ज़्यादा प्रचार किया जाए तो। उन्होंने फिल्म की भाषा ऐसी रखी है जो इतिहास का भी साक्ष्य दे, साथ ही आज की समझ में भी आए, दर्शकों को जोड़ कर रखे, इसलिए उन्हें अलग से बधाई। और अगर आप देखने जा रहे हैं PS2 यानी पोन्नियिन सेल्वन भाग 2 तो ज़रूर देखें। यह फिल्म चोल राजवंश की कहानी हमारे सामने पेश करती है, जिससे हम बिल्कुल अपरिचित हैं, उसके बारे में हम जान पाते हैं। फिल्म यह भी बताती है कि चोल राजवंश कितना बड़ा साम्राज्य था, किस प्रकार से उनकी नौसेना ने विदेशों तक में भ्रमण किया और कई सारे देशों तक अपने राज्य का विस्तार किया। तो भारत के एक प्रमुख राजवंश की यह कहानी नाटकीय तरीके से फिल्म के जरिए हमारे सामने आती है और कहते ही हैं कि फिल्में इतिहास पढ़ाती हैं चंद घंटों में। जो कई सैकड़ों पन्ने का इतिहास होगा वे चंद घंटे में हम जान सकते हैं। तो इसके लिए भी यह फिल्म जरूर देखें और थोड़ा ठंडे दिल से देखें, रुक कर देखें, ठहर कर देखें, जल्दबाजी न करें, नहीं तो यह फिल्म आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।